तो मैं श्रीनिवास शर्मा, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट। आज आप लोगों को सैरात के बारे में बताते हैं। सैरात क्या है? सैरात हम लोगों के लिए कौन कौन सी को कहते हैं सैरात, और सैरात पर लगान कैसे लगाया जाता है, सैरात का बंदोबस्त कैसे किया जाता है, इस पर बातें होंगी। क्योंकि सैरात शब्द डिक्शनरी में इसका अर्थ नहीं है, इसका फंक्शन दिया गया है। जमींदार राजस्व संग्रह करने हेतु बहुत सारे उपाय किए, बहुत विभिन्न तरह के उपाय करते थे और साधन जुटाते थे, जिसमें जैसे जलकर हो गया, हलकर हो गया, सड़क हो गया, मेला हो गया, बाजार हो गया, हाट हो गया। इस सब को जैसा कि भूमि, भूतपूर्व, मध्यवर्ती, डाक, मेला, मखाना, सिंघारा, घाटवारी, जलाशय, नदी, पोखर, नाला, अहर, आइन, पाइन, तालाब, सब की नीलामी करके एक तरह से कर संग्रह किया जाता था। उस कर को उस समय की भाषा में खिराज कहते थे। खिराज भी एक तरह का कर ही है, जिसको हम लोग उस समय की भाषा में खिराज कहते थे। तो खिराज के लिए सरकार अपना कोष बढ़ाने के लिए ये सैरात की नीलामी करती थी। कुछ दिनों पहले तो ये मालिकों को दिया जाता था, जो हमारे मध्यवर्ती होते थे, जमींदार होते थे, उन लोगों को दिया जाता था नीलामी करने के लिए। वो लोग इसका बंदोबस्ती करते थे। बंदोबस्ती इसका कभी अस्थायी नहीं हुआ, ये टेन्योर लिमिटेड टाइम के लिए होता था। इसलिए जो भी तालाब और पोखर का बंदोबस्ती जमींदार करते थे, वो मछली पालन कर रहा है तो तालाब के मछली के लिए करते थे, न कि तालाब के जमीन के लिए करते थे। तो हमारे कहने का मतलब है कि विवाद का जड़ जो होता है, ज्यादातर जलकर, पथकर, ये बस स्टैंड, इस सब पर विवाद होते हैं कि है ये किसका। ये सीधे सरकार का है और इसमें कोई डाउट नहीं है। 1950 के बाद जब जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई, तो सारे जमींदारों के जो भी हित थे उस सरकार में समाहित हो गए और सरकार ने उसको अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद से सरकार ने 1950 में ही नियमन लागू कर दिया। इस पर अपना नियमन लागू करके एक सिस्टमेटिक ढंग से कर वसूलने का, एक टेंडर निकालने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। हर साल कहीं कहीं ये जलकर जो होता था, मत्स्य विभाग द्वारा किया जाता था, किया जाता भी है। इसमें 1 साल के से 3 साल तक के लिए किया जाता है। जो संस्थाएं, जो जलकर वाली संस्थाएं हैं और मछली मारने वाली संस्थाएं हैं, जो समूह बना करके अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके इसको अपने नाम से और अपने कोऑपरेटिव के नाम से, सोसाइटी के नाम से इसका नीलामी बोली बोल करके अपने नाम से इस बंदोबस्त कराती हैं, तो उनका टैक्स में भी थोड़ा थोड़ा का अंतर होता है, लेकिन उनको प्राथमिकता दी जाती है। जो समूह में लोग कोऑपरेटिव समूह, सहायता समूह बना करके जो ये जलकर लेते हैं मछली पालन के लिए, उनको ये प्राथमिकता के आधार पर अलॉटमेंट किया जाता है। मतलब कहने का मतलब इनका बंदोबस्ती किया जाता है। बंदोबस्ती परमानेंट ऐसा कुछ नहीं है। यह भी महाल के तरह ही है। जिस तरह महाल को 30 साल, 60 साल, 90 साल के लीज पर दिया जाता था, महाल के जमीन को, उसके भी बाग बगीचे को लीज पर दिया जाता था, वैसे ही बाग बगीचा भी सैरात के ही अंदर आता है। कहने का मतलब जो लैंड रेवेन्यू के अलावा जो भी रेवेन्यू के लिए सरकार बंदोबस्त करती है, उसे सैरात कहते हैं। सैरात क्या है कि पथ कर में भी आ जाता है, हाट कर में भी आ जाता है,
और आपका जलकर में भी आ जाता है, फलकर में भी आ जाता है, को भी कहते हैं। तो सैरात का एक बहुत पैमाने पर सैरात के माध्यम से टैक्स आता है। पहले तो ये अच्छे व्यवस्था में आज भी नहीं है और नहीं पहले भी था, क्योंकि इसमें भी धांधलियां बहुत हैं। बहुत सारे जो पोखर हैं अभी सरकार ने उसको लिया नहीं है, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है सरकार के पास, और उसकी मछलियां मारी जाती हैं, अवैध रूप से उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन सरकार सशक्त है इस मामले में। आप देखिए कि बालू के लिए बहुत सारे अवैध बालू खनन होते हैं, खनन भी आपको सैरात नहीं आता। खनन विभाग का भी जो भी आय होता है वो उसको हम लोग सैरात में ही गिनते हैं, सैरात की ही आय मानी जाती है। इसलिए सैरात का एक बहुत बड़ा आय का साधन है सैरात से सरकार के लिए। और सैरात के आय को ही कंट्रोल करने के लिए हर साल सरकार कुछ न कुछ उपाय करती है, कुछ न कुछ नियम बनाती है। इसी के दौरान बालू वाले चाहे किसी जो इसमें कुछ भी कोई गड़बड़ी करता है उन पर केस भी किया जाता है। तो ये हमारा जंगल झाड़ भी सैरात में ही आता है, पहाड़ भी सैरात में ही आता है। कहने का मतलब जो जोत भूमि के अलावे जो अलग एक लैंड रेवेन्यू के अलावे जो रेवेन्यू ये बंदोबस्ती के द्वारा जिसमें नीलामी की जाती है, बोली लगाई जाती है, बोली के आधार पर सालाना 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए भी होता है। इसको हम लोग जो आय होता है वो सरकार का सैरात आय कहलाता है। इसका अलग से अकाउंटिंग है, इसके अलग रजिस्टर, सैरात रजिस्टर भी अलग अलग है। इसके हर जिला में जिला पदाधिकारी इसमें अलग अलग कीमत वाले नदी का अलग अलग जो जिनका वैल्यूएशन है उसके आधार पर इसमें लिमिटेशन लगाया गया कि इतने आधार इतने पैसे तक सीओ करेंगे, उसके अधिक वाले पर डीएम करेंगे, डीओ करेंगे, उसके बाद सबसे अधिक वाले पर कमिश्नर होंगे जिसमें। लेकिन सैरात की बंदोबस्ती के लिए कमिश्नर की परमिशन जरूरी है वैल्यूएशन के आधार पर। सैरात का वैल्यूएशन जब ठीक रहता है तो उसमें उनके हायरार्की, ऑफिसरों के हायरार्की के अनुसार, प्रशासन के हायरार्की के अनुसार उनको बंदोबस्ती करने का अधिकार दिया गया है। सैरात में सैरात का खाता अलग रहता है, इसका रेवेन्यू कलेक्शन भी अलग से होता है, लेकिन सारे कोष राजकीय कोष को ही जाते हैं। और अब तो मत्स्य विभाग ही हो गया है जिससे पशुपालन भी आ गया है, वो भी सैरात में ही आता है। तो हमारे कहने का मतलब है दोस्तों कि सैरात की नीलामी सक्षम प्राधिकार ही करते हैं। अब इसमें भी कुछ घाटे का, नाफे का, नुकसान का ये बिजनेस व्यवसाय है। जैसे हमने किसी ने तालाब खरीद लिया, नदी खरीद लिया, पोखर खरीद लिया, उसे पानी पर सुखाड़ हो गया, तो उसका क्या होगा भाई? और धीरे धीरे ऐसा सुखाड़ हुआ कि वह परती पड़ गया, तो उस परती को परती नहीं करके उसको परात कहते हैं। वह एक परात होता है और उसकी बंदोबस्ती कैंसिल हो जाती है आवेदन देने पर कि इससे तो कोई लाभ है नहीं, और पुनः जब वो नदी में के रूप में कन्वर्ट हो जाता है तो उस पर पुनः हम नीलामी की कार्रवाई शुरू होती है। इसी तरह से फेरी घाटों की बंदोबस्ती होती है। फेरी घाट क्या है? नाव से लोग इस घाट से उस घाट जाते हैं, मतलब नदी के इस पार से उस पार जाने के लिए नाव की जहाँ व्यवस्था होती है उसे फेरी घाट कहते हैं। फेरी घाट भी का भी बंदोबस्ती नीलामी के द्वारा ही होता है। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि ये सारे सरकार के आय के साधन हैं, जिसे सैरात एक शब्द में कहते हैं कि ये सैरात है। सैरात का मतलब कि सरकार को जिस चीज से आय हो रही है, जो सरकार की भूमि जो भी है सैरात वाली, उसको नीलाम करके जिससे आय करती है वो एक साधन है सैरात। उसी को हम लोग सैरात के रूप में जानते हैं। दोस्तों
एक जिरात भी होती थी। जिरात शब्द आप लोगों को बता देते हैं। मालिक की जो भूमि जो काफी पहले से मालिक के पास रह जाती थी उसको जिरात कहते थे। सैरात जिरात में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। जिरात क्या है, सैरात क्या है? जिरात एक अस्थायी प्रॉपर्टी है और सैरात अस्थायी होती है। हर साल इसका मालिकाना हक बदल जाता है। हर साल जो अधिक बोली लगाएगा उसका उस साल के लिए मालिक होता है। तो जिरात का मालिकाना हम लोग अस्थायी है और सैरात हर साल बदलते रहता है। सैरात का मालिकाना हक ये राजस्व संग्रह का एक माध्यम है। अब मध्यवर्ती भी बतला देते हैं कि मध्यवर्ती क्या होता है। जमींदार को ही हम लोग मध्यवर्ती कहते हैं इसलिए कि उस समय ब्रिटिश शासक और उसके बाद जमींदार, उसके बाद गृहस्थ आते थे। तो उनका कहने का मतलब है कि बीच का मध्यम का मार्ग रहते थे। उनको खेत की पर भी, भूमि पर भी 11% टैक्स मिलता था, बाकी चला जाता था ब्रिटिश सरकार को। इसलिए मध्यवर्ती जमींदार को ही कहते हैं और मध्यवर्ती जमींदार ही होते थे। अब खास महाल क्या है? खास महाल भी एक तरह का, वही बोले कि उसमें लोगों को मोर्गेज कर दिया जाता है 30 साल 60 साल के लिए, लेकिन नीति दोनों का एक ही है। सैरात का और खास महल की नीति 1953 में बनी थी, खास महल नीति। उसी के अंतर्गत ये आपका सैरात भी आता है। सैरात का भी बंदोबस्ती का सारा प्रक्रिया उसी तरह का है जिस तरह से उसको दिया जाता था। अब हम बताते हैं कि आप अंग्रेजों ने ये शुरू किया था बंदोबस्ती के लिए कि भाई बंदोबस्ती एक अब कैसे कैसे किया जाए, क्योंकि जब तक मुगल शासन किए उनका जो बंदोबस्ती करने का तरीका अलग था और अंग्रेज जब आया तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया और मॉडिफिकेशन करने के बाद अंग्रेजों ने उसको इस देश में लागू किया और खासकर तो उसमें उन्होंने 3 वर्ग बना दिया। एक अस्थायी बंदोबस्ती प्रणाली अंग्रेजों ने बनाया था, दूसरा रैयतवारी बंदोबस्ती प्रणाली, तीसरा महालवारी प्रणाली। ये तीनों प्रणाली जो दिया हुआ है ये अंग्रेजों का दिया हुआ है। इस आज भी ये एग्जिस्टेंस में है। इस पर हमारे यहाँ कार्य होता है। इसी प्रणाली में थोड़ा मॉडिफिकेशन करके हम ये करते हैं। लेकिन 1950 में जब जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई और हमारा भारत सरकार एक कानून बना दिया, तो उस समय आपको मैंने बतला दिया था कि कैसरे हिंद क्या होता है, कैसरे हिंद जमीन क्या होती है। तो उस समय जब देश आजाद हुआ था, उस समय 1949-50 में एक राज्य सरकार की जमीन होती थी और दूसरा भारत सरकार की जमीन होती थी। जैसे जिस सरकार की थी उसी सरकार की वो जमीन रह गई और वही जमीन कैसरी हिंद कहलाई। और कैसरे हिंद का ही एक पार्ट है ये आपका सैरात सिस्टम। ये अभी किसी को सरकार ने कभी दिया नहीं। अस्थाई बंदोबस्ती, अस्थाई बंदोबस्ती ये सरकार चाहे मुगल रहा हो या अंग्रेज रहे हो चाहे भारत सरकार रहा हो, ये जो भी हैं ये लिमिटेड टेन्योर के लिए दिए जाते हैं और उसके लिए नीलामी व्यवस्था थी उस समय भी और अंग्रेज के भी पीरियड में, और आज भी नीलामी व्यवस्था है जो हर साल कलेक्टर और बेन में जगह पर किया जाता है। कुछ ऐसे जैसे ग्राम कचहरी में लोगों को बुला करके वहां के जो सरकारी संपत्ति में रहता है उस सैरात का नीलामी किया जाता है। जैसे बस स्टैंड हो गया, टेम्पो स्टैंड हो गया, इस सब का जो नीलामी होता है यह सरकार के द्वारा ही होता है और कुछ तो केंद्र का भी है और बहुत सारे इसमें राज्य के होते हैं। तो नीलामी किसकी हुई? कैसरे हिंद जमीन की हुई और नीलामी की व्यवस्था कैसरे हिंद तो किसी को अस्थायी तो मालिकाना है नहीं, उसका मालिकाना तो सरकार है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। इस पर अधिकार केंद्र और राज्य का ही होता है। तो दोस्तों आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन यदि इससे संबंधित है
अब मैं बताऊंगा कि ये कैंसिलेशन कैसे होता है। मान लीजिए कि हम किसी शराब का ऑक्शन ले लिए, टेंडर हमको मिल गया, तो उसमें हमारा कैसे हक होगा जमाबंदी में, हमें बंदोबस्त कैसे किया जाएगा, या बंदोबस्त नहीं यदि हम नहीं करना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, तो कैंसिल कैसे किया जाए, रद्दीकरण कैसे होगा, उस पर भी 2 मिनट के लिए चर्चा कर लेते हैं। पहले तो देखते हैं कि जो हायर बोली लगाते हैं, तो बोली बोलते हैं उसको हायर बोली बोलते हैं। जो सबसे अधिक बोली लगाते हैं उनको पहले टेंडर दिया जाता है कि भाई उनका हो गया, इतने टाइम के लिए हो गया। हर एक का समय अलग हो, किसी किसी का मार्च से फरवरी तक रहता है, और कोई जून से जुलाई, 1 साल के लिए अगले जुलाई तक कर ले रहा, जुलाई से अगले जून तक के लिए रहता है, कुछ रहता है मार्च से अगले फरवरी तक के लिए रहता है। इस तरह से 1 साल के लिए रहता है। तो हमारे कहने का मतलब, हाँ, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से हम लोग सैरात लेते हैं या कोई भी लेता है, तो उसका टेन्योर 30 साल तक भी हो सकता है। अब इसके होता क्या है कि किसी ने पोखरा ले लिया, नदी तालाब ले लिया मत्स्य पालन हेतु, और बाढ़ आ गई और सारा उसका मछली बह गया, उस बेचारे को तो घाटे ही घाटे हो गया। तो सरकार के पास इसका भी रेमिशन सिस्टम है। सरकार भी देखती है कि ये तो बाढ़ आ गई और इस सारा मछली इसका चला गया, इसलिए उसको कुछ रियायत दे दी जाती थी, तो उसको कुछ परसेंटेज कम कर दिया जाता था, या वो कलेक्टर का पावर है, कमिश्नर का पावर है, जो कुछ पैसे की रियायत दिया करते थे, जो भी बंदोबस्ती कराते थे उनके लिए। और कहीं कहीं जब ऐसा भी होता था, बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, वैसी स्थिति में, या कोई प्राकृतिक आपदा ही आ गई, वैसी परिस्थिति में यदि चाहे बंदोबस्त कराने वाला आदमी कि नहीं भाई हम नहीं चाहेंगे, तो कलेक्टर के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ या सक्षम पदाधिकारी के यहाँ आवेदन दे करके अपना वो कैंसिल करा सकता है बंदोबस्त कि नहीं भाई हम नहीं दे पाएंगे। तो अब इसका पैसा देने का क्या था, जिसने भी बोली लगाई और वह जीत गया, लोगों को उसको मिल गया यदि बंदोबस्ती कराई, तो बंदोबस्ती के लिए इमीडिएट उसको 25% 15 दिनों के अंदर में देना पड़ता था। अब बाकी का इंस्टॉलमेंट बांध दिया जाता था, वो बांध दिया जाता है, आज भी बांध दिया जाता है। वो कलेक्टर का पावर है कि कितना इंस्टॉलमेंट पे 1 साल में उससे टोटल पैसा वसूले। तो कहने का मतलब है कि ये बंदोबस्ती जो है, शराब का बंदोबस्ती है, ये बोली पर लगाया जाता है, और इसका अस्थाई बंदोबस्ती नहीं है। शराब का सिस्टम जैसे खास महाल में कुछ अस्थाई बंदोबस्ती है, जैसे 30 साल का हमने लिया अस्थाई बंदोबस्ती है, तो वह मेरे पुत्र को भी 30 साल के रिन्यूअल के टाइम में अलॉट हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। शराब सिस्टम में है कि जो अधिक जिस साल पैसा लगाएगा उसी को मिलेगा। इसमें ये नहीं है कि हमने इस साल ले लिया तो अगला साल भी मेरा ही होगा, अगला साल हो सकता है किसी दूसरे का हो, तीसरे का हो। इस तरह से बोली के, आपके पैसे के बोली पर और टेंडर के बोली पर निर्भर करता है कि टेंडर किसके लिए निकला है और किस टाइप का निकला है और कितना बोली लगा है। और जो हायर टेंडर बोलने वाले होते हैं, बिड, उसको बिड बोलते हैं, हायर बिड वाले को ये दिया जाता है। तो हमारा ये कहना है कि शराब का बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि शराब होता क्या है। शराब सब तो जानते होंगे कि शराब तो ये शराब कहा जाता है, वो शराब हम किसको कह सकते हैं और किस किस को कह सकते हैं, किसको नहीं कह सकते हैं। तो जो अस्थाई भूमि हमारा है जिस पर जोत करते हैं वो हमारे शराब पे नहीं आता है, लेकिन जो सरकारी है और उस पर बगीचे लगे हुए हैं, पेड़ पौधे लगे, सरकार का लगा हुआ है, वो शराब में आ सकता है। जो जमीन है उस पर मेला बाजार लग रहा है और उसकी नीलामी होती है तो वो शराब में आता है। जो जलकर है, अच्छा हम मखाना ही हम लोग सिंघाड़ा उत्पादन करते हैं नदी में, ये सब जल का उपज होता है, मखाना और ये सिंघाड़ा, इसकी भी बोली लगती है। और यह भी साल भर 2-3 साल के लिए दिया जाता है। यदि समूह लेते हैं तो 3 साल तक दिया जा सकता है। व्यक्तिगत रूप से जो लेते हैं उनको 1 साल के लिए दिया जाता है, हायर बोली पे वाले के लिए दिया जाता है।
हाँ, प्राथमिकता तो इसमें भी है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी यदि बना हुआ है उन लोगों का, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले को पहले प्राथमिकता दी जाती है। तो हमारे कहने का मतलब है कि जो शहरात की दौलत है उसको संपत्ति कहते हैं, शहरात संपदा। जितने भी शहरात संपदा है जिसकी बोली लगती है और उसको सरकार बंदोबस्त करती है, उसमें भी स्टैंप लगता है, उसमें भी उनको कितना दिन के दिया गया है उसका रजिस्ट्रेशन होता है। और ऐसा नहीं है कि बिना रजिस्ट्रेशन के और बोली लगाया पैसा हो गया तो आपका वो तालाब हो गया। इसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। जिसने बोली लगाई, जिस चीज के लिए लगाई, घाट के लिए कोई बोली लगाया तो घाट का रजिस्ट्रेशन होगा कि फलाने के नाम से रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन शुल्क लगेगा, बजाबते उसको टैक्स भी लगेगा और तब जाके घाट की बंदोबस्ती होगी। तो इसमें प्रायोरिटी रहती है कि घाट किन किन को दिया जाएगा। इसमें भी डिपार्टमेंट है कि कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा चीज देखेगा शहरात का, क्योंकि 1950 के बाद हमेशा संशोधन होते रहा है। कुछ चीजें पशुपालन और मत्स्य विभाग की हो जाती है, तो कुछ विभाग बिहार राज्य सरकार राजस्व विभाग की हो जाती है, भूमि एवं सुधार विभाग की हो जाती है। बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो भी सड़क और जमीन से संबंधित जो भी शहरात होते हैं उनका पैसा उसी के खाते में जाता है और उन्हीं के द्वारा जाता है, राजस्व विभाग के द्वारा ही जाता है, तो ये वसूल किया जाता है। लेकिन जलकर और ये सब मत्स्य विभाग के द्वारा जाता है, ये इसका पैसा जमा होता है मत्स्य विभाग में। अब दोस्तों कुछ कंफ्यूजन लोगों को कहीं कहीं किसी पर रहता है कि भाई टेन्योर होल्डर क्या होता है, प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, मध्यवर्तियों के लिए क्या होता है। सभी एक ही तरह के होते थे। टेन्योर होल्डर को कहते थे कि इतने दिनों के लिए इनको दिया गया है। अब जो भी हो प्रोप्राइटरशिप भी कोई लेता था इसका। तब ये सारे चीज जब 1950 में हमारा नियमन तैयार हो गया, बिहार सरकार का शहरात पर नियमन बन गया, तो उसके बाद से एक ही चीज हो गया। तो ये सभी मिल गए, कोई टेन्योर होल्डर नहीं रहा, प्रोप्राइटरशिप नहीं रहा, मध्यवर्ती और कोई जमींदार नहीं रहा। ये सब चीज सरकार में समाहित हो गया और उसके बाद से सरकार ही इस चीज को अपने से हर साल टेंडर करती है, 3 साल पर करती है। अपनी शहरात के हिसाब से उसका टेंडर होता है, लेकिन महीना इसका तय है कि किस महीना में कौन से शहरात का टेंडर होगा। ज्यादातर मार्च में ही होता है और उसके बाद कुछ जुलाई में होता है। जलकर का जून जुलाई में जलकर का होता है। इस तरह से इस सब के बंदोबस्ती की अलग अलग प्रक्रिया है। मैंने मोटा मोटी आपको बता दिया कि शहरात भी एक बहुत बड़ा सरकार का आय साधन है। अब लोग कहते हैं कि पहाड़ का किस में आता है, तो हमने पहले ही बता दिया कि पहाड़ पत्थर जितने भी हैं जमीन पर, वो खेती वाले को छोड़ करके जो भी आते हैं वो सभी शहरात की संपत्ति में आते हैं और शहरात की नीलामी होती है। पहाड़ की भी नीलामी होती है, शहरात की भी नीलामी होती है, घाट की नीलामी होती है, नदी के मत्स्य विभाग की नीलामी होती है। ये कुछ फलकर हैं, फलकर की भी नीलामी होती है। तो सारे में नीलामी सिस्टम है और आज भी ये कंटिन्यू है। ये पहले भी था, जमींदारी प्रथा में भी नीलामी सिस्टम था। कुछ लोगों ने अस्थाई बंदोबस्ती का कागज तो बनाया है जलकर के लिए, लेकिन हमें नहीं लगता है कि अस्थाई बंदोबस्ती उस समय भी शहरात का होता था। शहरात का अस्थाई बंदोबस्ती का कोई रिकॉर्ड इस तरह का नहीं है, लेकिन हाँ रजिस्टर जरूर बनता है। रजिस्टर अलग से ही हर एक ब्लॉक में, हर एक जिला में जिस तरह से 24 रजिस्टर सरकार के होते हैं, जिसमें खतियान से लेकर के हमारा रजिस्टर 2, रजिस्टर 1, 2, 3, 4, 5, उस तरह शहरात का भी रजिस्टर है। और टोटल रजिस्टर मिला करके हमारा जमीन जायदाद से लेकर के, शहरात से लेकर के टोटल रजिस्टर 24 होते हैं और 24 रजिस्टर हमारे जिलाधिकारी के अधीन में रहते हैं, चाहे वो ब्लॉक में हो या डिस्ट्रिक्ट जिला के
संग्रहालय, जहाँ जब जमीन रहते हैं वहां होते। ये हमारे आज के विषय पर सैरात में सेटलमेंट पर हमने आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी कि भाई सैरात समझिए और कब किसका सेटलमेंट होता है उस समय आप बोली लगा करके ले सकते हैं। अब मेला का भी रहता है कि भाई सैरात का मेला का भी सीजन होता है कि किस जगह पर कब कब मेला लगता है। मेला का भी नीलामी होता है, मेला की नीलामी में भी बहुत बोली लगती है और उसका भी रजिस्टर बनता है, उसका भी रजिस्ट्रेशन होता है। जो लेते हैं बजाबते उसका टैक्स देना पड़ता है। नीलामी का पैसा जमा करने का प्रक्रिया जो मैंने बताया कि 25% इमीडिएट 15 दिन के अंदर देना पड़ता है और बाकी से इंस्टॉलमेंट पर कलेक्टर के आदेश पर दिया जाता है कि कितना का इंस्टॉलमेंट, उसके लिए कलेक्टर अधिकृत है। तो अब मैं आपको थोड़ी सी बता दूंगा कि पहले मैंने गैर बजरुआ मालिक जमीन पर भी बताया था, आपको बकास भूमि के बारे में बताया था, आज मैंने सैरात पर भी बता दिया। इससे पहले भी मैंने आपको कैसरे हिंद पर बतला दिया था और सर्वे पर भी बता दिया था कितने प्रकार के सर्वे होते हैं। तो दोस्तों आप हमारा वीडियो देखते रहिए और इस वीडियो में जो कमियां हों उससे जरूर उजागर कीजिए, क्योंकि गलतियां तो होती ही हैं। जब आदमी काम करेगा कार्य करेगा और किसी क्षेत्र में जाएगा तो कुछ तो त्रुटियां होती हैं। तो त्रुटियां जो हों उसको और उजागर करें और यदि सब सही है तो उसको अप्रिशिएट भी करें और लाइक हमारा जरूर करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। ये आपके हित की बात है। मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ सब लोगों के लिए बना रहा हूं जो इससे जमीन जायदाद से जुड़े हुए हैं। हमें नहीं लगता है कि भारत में ऐसा कोई भी आदमी हो जो जमीन जायदाद को नहीं जानता है और जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। चाहे जितना भी उन्नत हो जाए लेकिन यह कृषि प्रधान देश ही कहलाएगा। कृषि प्रधान देश में जमीन का महत्व तो आप समझिएगा कि कृषि के लिए हो चाहे शराब के लिए हो उतना ही है जितना एक जीने का आधार के लिए ऑक्सीजन के लिए होती है। तो दोस्तों आज का भी वीडियो मेरा आप लोगों के लिए इतना ही समर्पित है। अगले वीडियो में मैं अवश्य दूसरी बात लेकर के आऊंगी और आपकी समस्याओं का समाधान भी लेकर आऊंगी। जय हिंद, नमस्कार।